हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसीलिए इसका टॉपिक है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हम लोगों का जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसमें देखिए एमीटर जो है वो कॉमन है, कलेक्टर के सर्किट भी और इधर बेस सर्किट के भी साथ कॉमन एमीटर। और देखिए एरो बाहर निकला है, इसका माने एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को सीई कन्फिग्रेशन यानी कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में रख करके हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, किसको कहते हैं? तो देखिए आई बी वर्सेस VBE के बीच जो कर्व होता है, हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कर्व, कीपिंग VCE कांस्टेंट, यानी बेस करंट एगेंस्ट बेस एमीटर वोल्टेज, जिसको VBE कहते हैं। अब VCE किसको कहते हैं? तो कलेक्टर और एमीटर के बीच जो वोल्टेज हुआ VCE, उसको कांस्टेंट रख के हम लोग IB और VBE के बीच जो ग्राफ खींचते हैं, कर्व खींचते हैं, उसी को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं? देखिए कलेक्टर करंट वर्सेस VCE, और इसमें क्या किया जाता है, IB माने बेस करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। ये हुआ आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यही चीज़ में लिखा हुआ है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो देखिए ये देखना है कि इसमें तो एक ही कर्व है और इसमें बहुत सारे कर्व क्यों हैं। तो इस चीज़ को समझना है। देखिए मान लीजिए कोई एक वैल्यू हम VC का मान लीजिए 10 वोल्ट लेते हैं, तो VCE जो होता है माने वोल्टेज बिटवीन कॉमन कलेक्टर एंड एमीटर, ये बराबर होता है वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस प्लस वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने पहले भी देखा है कि उसका वोल्टेज वेरिएशन जो VBE होता है वो 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट होता है। और इससे यही माने एक रेंज में होता है। इसलिए हम जो है अगर VCE को बढ़ा भी देते हैं, समझिए ठीक से, तो VBE तो इसी रेंज में रहेगा, माने ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी जो भी बढ़त होगी VCB यानी कलेक्टर बेस वोल्टेज में, तो इसका मतलब है कि करंट में कोई फर्क नहीं आएगा बेस करंट में, क्योंकि ये तो इनपुट वाला सर्किट है। तो अगर हम ये VCE बदल भी देते हैं तो हमारे IB पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि VBE मोटा मोटी इसी रेंज में रहता है। इसीलिए आपको एक ही कर्व सफिशिएंट है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, क्योंकि इसमें तो है कि VCE को कांस्टेंट रखा जाता है। तो अब 10 वोल्ट रखिए, 15 वोल्ट रखिए, 20 वोल्ट रखिए, मोटा मोटी ऐसा ही कर्व आ जाएगा।
यानी एक ही टाइप का सिमिलर कर्व आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि उसको एक ही कर्व से हमारा काम चल जाएगा। ये हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको बोले ही हैं, कलेक्टर करंट और वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर के बीच जो वोल्टेज है उसके बीच में है IB कांस्टेंट रखा जाए। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। कहता है कि हियर एज VBE इज इंक्रीज्ड, जैसे ही हम बेस एमीटर वोल्टेज VBE माने ये वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो नेचुरली इस सर्किट में IB है, IB इंक्रीज करेगा और प्रोपोर्शनेटली IB का प्रोपोर्शनेटली IC भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इसी के कारण वो इंक्रीज होता है IB के कारण ही IC इंक्रीज होता है। तो इसीलिए लिखा है हियर एज VBE इज इंक्रीज बोथ IB एंड IC इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB लेंगे तो आपका डिफरेंट कर्व्स आएगा, क्योंकि IC भी डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट IB के लिए IC भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। IB जितना बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में IC बढ़ता है। तो हम जब IB चेंज करेंगे तो इसका माना IC भी प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट IB पर, ये देखिए IB का वैल्यू है बेस करंट माने IB, बेस करंट मतलब IB का है। मान लीजिए 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, यही सब लिखा हुआ है। कहने का मतलब हर एक IB के लिए हमको एक कर्व मिलेगा। जैसे 10 माइक्रो एम्पियर के लिए ये देखिए ये कर्व है, 20 माइक्रो एम्पियर के लिए ये कर्व है। ऐसे ही आपको मान लीजिए 3-4 और दिखा दिए हैं 40-50 माइक्रो एम्पियर पर। तो कहने का मतलब हर एक IB के लिए चूँकि IC डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हमको जितना IB रहेगा उतना ही IC भी रहेगा, यानी डिफरेंट कर्व्स आपको मिलेगा। जबकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट एक ही कर्व से काम चल जाता है। वही कहने का मतलब है यहाँ। हाँ, तो वही जो बोले थे हियर एज VBE इज इंक्रीज्ड, मतलब आउटपुट में VB इज इंक्रीज्ड, both IB and IC increase proportionately. So for different values of IB there will be different output curves as shown in the figure, जो अभी आपको बताया। अच्छा, अब ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स भी देखिए जो जो उसमें इन्वॉल्व है। कहता है कि लीनियर सेगमेंट इसका और लीनियर सेगमेंट उसका, दोनों में लीनियर माने जो लाइन टाइप का, स्ट्रेट लाइन टाइप का लगता है करीब करीब, द लीनियर सेगमेंट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, ये सब चीज़, 3 चीज़ क्या, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये 3 चीज़ यूज किया थी, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लीनियर पोर्शन कर्व का लेकर के। तो देखिए
इनपुट रेजिस्टेंस को आर आई लिखा गया है, आई मन समझिए इनपुट, और ये एसी रेजिस्टेंस है या डायनेमिक रेजिस्टेंस है, यानी चेंज करता है ये रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ से, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो यहाँ तक करंट भी चेंज हो रहा है पोटेंशियल, इसलिए डेल्टा वी बी ई बाय डेल्टा आई बी। ये इनपुट सर्किट का, इसलिए आर आई जो है इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होता है, डेल्टा वी बी ई बाय डेल्टा आई बी। आई बी डेल्टा, अब वी बी ई माने बेस और एमीटर के बीच वोल्टेज। व्हेन वी सी इज कॉन्स्टेंट, सॉरी हाँ ये यहाँ पर रही, हाँ इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और आउटपुट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ये देखिए हाँ यहाँ तो वी सी ई कॉन्स्टेंट रख के आपको मतलब जो ये रीडिंग लेना है, जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ माने आउटपुट रेजिस्टेंस, ई क्या होता है, तो आउटपुट सर्किट से हम लोग लेते हैं डेल्टा वी सी ई माने चेंज इन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन कलेक्टर करंट आई सी, डेल्टा आई सी। व्हेन आई बी इज कॉन्स्टेंट, आई बी तो उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट रख के वैल्यू करते ही हैं, हर एक कर्व खींचते हैं। तो आप इनपुट रेजिस्टेंस आर आई भी समझ गए, आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ भी समझ गए। इनपुट रेजिस्टेंस इस सर्किट इनपुट सर्किट से लिया जाता है और आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट सर्किट से लिया जाता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस है, एसी रेजिस्टेंस चेंज करता है। अच्छा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तीसरा चीज़ क्या होता है, तो उसमें दोनों आपको निकालना पड़ेगा, बीटा एसी। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को बीटा कहते हैं। तो एसी जब लीजिएगा, चूँकि एसी तो वेरिएबल होता है, इसलिए आउटपुट करंट आईसी वाला डिवाइडेड बाय इनपुट करंट आईबी वाला का रेशियो होता है, इसीलिए बीटा एसी डेल्टा देंगे, यानी चेंज इन आईसी डिवाइडेड बाय चेंज इन आईबी व्हेन वीसी इज कांस्टेंट। उस केस में आपको बीटा एसी निकल जाएगा। और बीटा डीसी इसमें तो बदलता नहीं है, आपको करंट डीसी करंट है ना, तो ये आईसी बटा आईबी सीधा होगा, इसमें डेल्टा नहीं लगाना है क्योंकि ये एसी नहीं है, डीसी है। अच्छा, कहता है कि ये जो बीटा एसी है इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल सिग्नल करंट गेन, इसका नाम है बीटा एसी का स्मॉल सिग्नल करंट गेन। इसलिए इस टर्म को भी थोड़ा याद रखिएगा, कहीं यही यूज कर ले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बीटा एसी का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, इसीलिए लिखा है इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज। चूँकि आईसी जो है लीनियरली इंक्रीज करता है विथ आईबी, माना आईबी का प्रोपोर्शनेटली ही मतलब आईसी इंक्रीज करता है। इनपुट सर्किट का जो आईबी है, आईसी इसी आईबी के हिसाब से चेंज करता है। इसलिए जब आईबी आपको 0 होगा तो आईसी 0 होगा, और उस कंडीशन में आपको बीटा एसी को करीब करीब बीटा डीसी लिखा जा सकता है। इसलिए सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग कैलकुलेशन में
करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के लिए बीटा DC ले सकते हैं, वही यहाँ पर कहता है। सो फॉर मोस्ट कैलकुलेशंस वी यूज बीटा DC एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो यही है आपका ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा सा आप जो है इसको बढ़िया से फिर स्टडी कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक से सुनिएगा, समझिएगा, तो मैं समझता हूँ कि बातें क्लियर है, कोई विशेष बात नहीं है। तो अगर पसंद हो तो आप जो है उसको लाइक कर दीजिएगा, तथा जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो मिलता रहेगा, स्टडी चलता रहेगा। और दूसरे को मदद करनी है तो उसे भी आप व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो भेज दीजिए, ताकि उनको भी मदद मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।